बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सॉइल एनालिसिस। इसमें आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड सैम्पलिंग ऑफ सॉइल। कोर्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ें देखेंगे उनमें सबसे पहले व्हाट इज़ सॉइल, हाउ इट इज़ फॉर्म, हाउ इट कैन बी क्लासिफाइड, सैम्पलिंग प्लान जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपके ज़ेर नज़र होनी चाहिए, दैट इज़ थिंग्स टू कंसीडर ड्यूरिंग सैम्पलिंग प्लान। एंड फाइनली एनालिसिस के लिए आप सैंपल कैसे हासिल कर सकते हैं, मतलब मेथड कौन सा या टूल कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चार पांच चीज़ें जो हैं हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉइल। सॉइल बेसिकली आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, सॉइल कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं है, ये मिक्सचर है जिसके अंदर 4 मेजर थिंग्स आती हैं। सबसे पहले इसमें मिनरल्स हैं, फिर वाटर कंटेंट्स आते हैं, मॉइस्चर जिसे आप कहते हैं या मॉइस्चर कंटेंट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो एंट्रैप्ड एयर होती है और फाइनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चार चीज़ें जो है इनका मिक्सचर जो है वो सॉइल कहलाता है। तो सो यू कैन से सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। ओके, सॉइल फार्मेशन में दो मेजर प्रोसेसेस हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट इसका समझ लें, एक इंट्रोडक्शन ही लेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस है सॉइल फार्मेशन के अंदर, जो दो मेजर प्रोसेस है उनमें सबसे पहला प्रोसेस है वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। आपको पता है कि रॉक की वेदरिंग हो सकती है। वेदरिंग एक आपको पता है एनवायरमेंटल प्रोसेस है, एवरीबॉडी नोज। ये वेदरिंग फिज़िकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। सो जो पेरेंट रॉक है उसकी वेदरिंग प्लस डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उस रॉक के ऊपर मौजूद जो ऑर्गेनिक मैटर है इसकी डिकम्पोजिशन, ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये जब होते हैं कलेक्टिवली तो ये रिज़ल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो आपके पास आप देखें डेड लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, फॉलन ब्रांचेस हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, कोई लिटर है, एवरीथिंग, ये सारी सारी मिलके आपको ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करती है। द सरफेस लिटर लेयर ऑफ डेड लीव्स, twigs, fallen branch etc. included in organic matter. नेक्स्ट थिंग प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ हम ऐसा ही तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा जनरली लेंगे। ये बात जहन में रहे कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो सॉइल की हैं ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि सॉइल की फार्मेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो डिपेंड करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर। तो इस वजह से जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो फिज़िकल हों या केमिकल हों, दे वेरी कंसिडरेबली। जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे चेंज होगी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, पेरेंट मटेरियल चेंज होगा तब भी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, क्लाइमेट चेंज होगा सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, या फिर टाइप ऑफ वेदरिंग प्रोसेस फिज़िकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल है, इसके ऊपर बेस करते हुए भी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। एग्जांपल अगर आप देखें, कुछ एरियाज़ के अंदर सॉइल फार्मेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल रीजन में या ट्रॉपिक्स के अंदर अगर आप देखें तो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। उसकी रीज़न दो, उसकी मेजर रीज़न है। एक, वहाँ पे क्लाइमेट वार्म होता है। ट्रॉपिक रीजन का आपको पता है कि वो रीजन जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, वहाँ पे वेदर क्या होता है, वार्म क्लाइमेट होता है, हाई रेनफॉल होती है। तो इन दो रीज़न्स की वजह से आपके पास जो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस है बाकी रीजन की निस्बत ट्रॉपिक्स के अंदर बहुत फास्ट होता है। ये एज एन एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों कंसिडरेबली वेरी करती हैं विद जियोग्राफिक लोकेशंस। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्लासिफिकेशन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। यहाँ पे मैंने साइज़ की बेस पे एक मेथड या एक क्लासिफिकेशन डिस्कस की है। सो सॉइल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल पार्टिकल्स जो उसके अंदर मौजूद हैं उनका साइज़ जो है उसकी बेस पे हम सॉइल को मुख्तलिफ नाम देते हैं। क्लेज़ हम कहेंगे जब मिनरल पार्टिकल का साइज़ लेस दैन 0.002 मिलीमीटर होगा। स्लेट्स हम कहेंगे जब ये साइज़ 0.002 से लेकर 0.002 मिलीमीटर की रेंज में होगा।
Sand would be called to that soil that has a particle size of 0.02 to 2 millimeter, and the soil with size more than 2 millimeter mineral particles, it would be termed as gravel. So ये 4 क्लासिफिकेशन आप साइज़ की बेस पे आप अपने जहन में रखें. इसके अलावा भी सॉइल की क्लासिफिकेशन है, लेकिन चूँकि हमारा बेसिक जो फोकस है दैट इज़ ऑन द सॉइल एनालिसिस, नॉट ओनली द सॉइल. दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द सॉइल एनालिसिस और स्पेशली ऑन द सैम्पलिंग ऑफ द सॉइल. चलें जी, सैम्पलिंग के ऊपर आते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए, तो मैंने उनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं विद रीज़न्स. सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब आप सॉइल सैंपल लेने के लिए प्लान करते हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा अगर आपने एनालिसिस के लिए सॉइल का सैंपल लेना है. रीज़न उसकी क्या है कि सॉइल का सैंपल हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है जिस एनालाइट को के लिए आप एलिमेंट्स को डिटरमिन करने के लिए ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को या कोई और चीज़ हैवी मेटल्स को डिटरमिन करना चाहते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन जो है सैंपल टू सैंपल बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन मैनी फैक्टर्स. तो आप जिस मकसद के लिए या जिस एनालिसिस के लिए लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा सॉइल का सैंपल लेने के लिए. वो हम आगे मज़ीद अप्रोचेस भी डिस्कस करेंगे. एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द डेप्थ ऑफ सॉइल सैम्पलिंग. अब कितनी डेप्थ पे आपने सॉइल का सैंपल लेना है ये डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए सॉइल का एनालिसिस करना चाहते हैं. एग्जांपल अगर हम दें तो फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर या न्यूट्रिएंट्स स्टडी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं, तो जो टॉप 22-25 सेंटीमीटर है दैट इज़ यूजुअली एडुकेट. क्यों ये 22-25 सेंटीमीटर मुनासिब है? बिकॉज आपके पास जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स अपटेक है वो इसी रीजन में होती है, बिकॉज दिस इज़ द जोन वेयर मच ऑफ द रूट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस. तो आप अगर आपका पर्पज़ है कि इस एग्रीकल्चर क्रॉप की न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स जो इस सॉइल के अंदर अवेलेबल हैं वो देखना चाहते हैं, देन यू शुड टेक द सैंपल फ्रॉम टॉप 22-25 सेंटीमीटर डेप्थ. सिमिलरली नेक्स्ट थिंग है अपर लेयर के एनालिसिस. इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 अपर लेयर के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशन की स्टडी, सॉइल पोल्यूशन की स्टडी के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे आप सरफेस ऑफ द सॉइल ही है बेसिकली जो इंटरेक्ट कर रही है आपके दूसरे कंपोनेंट से जिसमें एटमॉस्फेयर एयर शामिल है. ठीक है, तो यही सरफेस है जो कि डायरेक्टली इन कांटेक्ट आती है पोल्यूटेंट से. तो आप देख सकते हैं कि द एनालिसिस ऑफ द अपर लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग सॉइल इंटरेक्शन with other environments and the pathway of the pollutants between them. रीज़न अभी बता के आया हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे डस्ट पार्टिकल हों, फर्टिलाइज़र्स हों, पेस्टिसाइड्स हों, सीवेज स्लज, ये हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ये सारे के सारे आप कहाँ पे अप्लाई करते हैं? सॉइल सरफेस के ऊपर. तो इस वजह से सॉइल सरफेस या अपर लेयर का एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए 22-25 सेंटीमीटर डेप्थ के अंदर सैंपल लेते हैं. आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फर्दर लोअर हराइजन है. अब ये भी मतलब ये नहीं कह सकते कि आप 25 पे जाकर रुक सकते हैं, आप नीचे सैंपल नहीं ले सकते, नीचे भी सैंपल लेते हैं. लोअर हराइजन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसकी रीज़न क्या है कि हमें पता चल जाता है कि जो लीकेज है, सीपेज है डाउन, जो सॉइल के अंदर जो आपके समझ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं या डिफरेंट आयंस हैं, ये अगर सीप डाउन कर रहे हैं सॉइल के अंदर, तो आप लोअर हराइजन का सैंपल लेके उनको एनालाइज कर सकते हैं. तो उससे आप असेस कर सकते हैं उनकी माइग्रेशन मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की. टाइम ऑफ सैम्पलिंग ये भी एक अच्छा फैक्टर है सॉइल एनालिसिस के हवाले से, स्पेशली जब आपने देखना हो कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी देखनी हो, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी मुख्तलिफ सीज़न के अंदर वेरी करती रहती है. दी अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, अगर उसको देखें तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है स्प्रिंग और समर में के मंथ्स में ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और बाकी मंथ्स में डिक्रीज़ हो जाती है. तो अगर आप फास्फोरस को एनालाइज करना चाहते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स, तो आपको टाइम ऑफ द सैंपल जो है वो बहुत देखना चाहिए. इन जनरली बेहतर होता है कि अगर न्यूट्रिएंट्स के लिए आपने एनालिसिस करने हैं तो
आप जस्ट आफ्टर हार्वेस्ट के फ़ौरन बाद और बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र आप, ताकि आप सॉइल को एक्सेस कर लें कि एक्चुअल उस सॉइल के अंदर जो एक्चुअल कंटेंट्स की जो कंसंट्रेशन है या न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन है वो क्या है। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि फसल काश्त हो गई है और आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दिया तो आप नहीं कर, आप ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड जो है या बेस्ट अप्रोच जो है वो आफ्टर हार्वेस्ट है या बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट अप्रोचेज़, मुख्तलिफ अप्रोचेज़ अप्लाई करते हैं सैंपल लेने के लिए या सैंपल एरिया डिसाइड करने के लिए। ये रैंडम भी हो सकती है और सिस्टमेटिक भी हो सकती है। इसके अंदर सबसे पहली अप्रोच है कि आप जो जहाँ से आपने सैंपल लेना है उसको स्पेस के ऊपर बेस करते हुए आप जो है रैंडम नंबर ऑफ़ सैंपल्स उसके अंदर ले लें, पूरी साइट एरिया के अंदर उसको स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। मतलब अगर एक बड़ा फील्ड है तो आप देख लें कि आप कितने सैंपल की कैपेसिटी है जो आप ले के जा सकते हैं और लेबॉर्ट्री के अंदर एनालाइज कर सकते हैं विद इन ड्यू टाइम। तो उसकी बेस पे आप उसको स्पेशली डिस्ट्रीब्यूट कर लें एरिया को और फिर वहाँ से आप रैंडमली सैंपल ले लें जितने सैंपल आपको चाहिए। सेकंड अप्रोच जो है कि आप उसको ग्रिड्स के अंदर डिवाइड कर लें। ग्रिड्स आपको पता है कि बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस्ड बार्स होता है, ठीक है ना। ये आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं और आपस में क्रॉस भी कर सकते हैं, क्रॉसिंग ईच अदर भी हो सकते हैं। तो हर ग्रिड सेल जो है उससे आप रेगुलर इंटरवल के बाद सैंपल ले लें। तो आप इस तरह रैंडम की बजाय सिस्टमेटिकली भी सैम्पलिंग कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द एरिया इनटू ग्रिड्स। एक थर्ड अप्रोच है, इसमें आप एरिया को जिगजैग पैटर्न में, मतलब ग्रिड्स की बजाय यानी पैरेलल या क्रॉस करने की बजाय जिगजैग पैटर्न में ले लें ताकि पूरे जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन साइड्स हैं साइड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो जाए। जिगजैग में पूरे एरिया का जो पैटर्न है जिगजैग पैटर्न में वो सामने आपके पास आ जाएगा। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनली क्या है कि आप अगर आपके पास बहुत बड़ा फील्ड है तो उसमें एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट करें एज अ टेस्ट लॉट और उसके ऊपर रैंडम सैम्पलिंग जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था वो अप्लाई कर दें। बजाय इसके कि आप पूरे होल फील्ड के ऊपर रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करने के बजाय आप पूरा जो लार्जर फील्ड है उसके अंदर एक थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर रैंडम सैम्पलिंग का मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ अप्रोचेज़ हैं जो आप सॉइल सैम्पलिंग करने के लिए जो एरिया सिलेक्शन है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप सैंपल लेने जाएं तो डेफिनेटली आप उस सॉइल के ऊपर जो बिखरे हुए लीव्स हैं, ग्रास है या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं या कुछ शॉपिंग बैग या इस तरह की कुछ चीज़ें उसके ऊपर पड़ी हुई हैं तो आप उनको क्या कर लें, रिमूव कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी तरह सरफेस सैंपल कैन बी कलेक्टेड, ये जो कुछ टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप सरफेस सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अजान हो रही है, अजान सुन लें। चलें जी स्टार्ट करें। बात हो रही थी कि सरफेस सैंपल्स जो हैं उसके लिए कुछ टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक द सैंपल। इसमें आप स्टेनलेस स्टील स्पून्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील होना ज़रूरी है ताकि जो मेटल के पार्टिकल्स हैं या मतलब अगर आप सपोज आयरन की कोई चीज़ लेते हैं या उसके ऊपर जंग लगा हुआ है तो वो चीज़ें आपके सैंपल के अंदर इंटरफेयर ना करें, उसकी कंपोजिशन को इंटरफेयर ना करें। स्कूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं या शॉवल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज के हवाले से अगर आप देखें तो आप उनको प्लास्टिक बैग में भी स्टोर कर सकते हैं अगर ड्राई सैंपल है, या ग्लास में भी कर सकते हैं या दोनों के अंदर जिसमें आपका जिक्र मतलब दिल करे। लेकिन अगर सैंपल आपका वेट है तो इट इज़ बेटर टू स्टोर इन ग्लास कंटेनर और उसको कम्प्लीटली यानी कि टॉप तक भरें और उसके दरमियान कोई एयर स्पेस ना छोड़ें ताकि एयर जो है इंटरफेयर ना करे आपके जो सैंपल की कंपोजिशन है। इसके अलावा अगर आपने शैलोअर डेप्थ से सैंपल लेना है तो इसके लिए कॉर्क बोरर्स जो लेबॉर्ट्री में भी अक्सर अवेलेबल होते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका भी स्टेनलेस स्टील कॉर्क बोरर होना ज़रूरी है।
यहाँ पे कुछ मैंने शो किए हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. दीज आर द एग्जांपल ऑफ सम टिपिकल सॉइल सैम्पलर. ये आप पीछे जिक्र कर रहा हूँ, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक द सॉइल सैम्पल. तो एज़ फार एज सॉइल सैम्पलिंग इज़ कंसर्न, दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉइल सैम्पलिंग. नेक्स्ट हम इसके बारे में जो सैम्पलिंग के बाद हम इसकी ड्राइंग करते हैं, फर्दर प्री ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.